विजयपुर गांव का मुखिया बलराम अपने घर के आंगन में चिंतित अवस्था में टहल रहा था। तभी वहां उसका चेला चंदन आया। जय राम जी की मुखिया जी, ये क्या चक्कर है? आप इतनी चिंता में क्यों टहल रहे हैं? क्या बात है मुखिया जी? क्या बात है? क्या बात है? अरे तू किसी काम का नहीं है चंदन, सारा कुछ मुझे ही सोचना पड़ रहा है। मालिक, मुझ पर काहे गुस्सा कर रहे हैं मुखिया जी? ये तो बताइए, बात क्या है? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो गया चंदन? तुझे नहीं पता क्या हो गया? गांव की आधी जमीन तो मैं लोगों को कर्ज देकर हड़प चुका हूं, लेकिन ये ससुरा गोपाल की जमीन, इस पर काफी समय से मेरी नजर है, लेकिन वो ससुरा वो मुझसे कर्ज लेने आता ही नहीं है। ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये सुनकर चंदन हंसने लगा। क्या मुखिया जी, क्या मालिक, अरे गांव के बड़े बड़े दबंग किसानों की जमीन आपने हड़प ली, और ये पिद्दी से गोपाल के बारे में हर कोई जानता है कि वो तो मूर्ख है। उसे बेवकूफ बनाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है मालिक। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ, बात तो तू एकदम सही कह रहा है। पते की बात की तूने। चल चंदन, अब जल्दी से कोई चक्कर चला। उसकी जमीन को मैं जब देखता हूं ना, हाय 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 हाय, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ऐसी उपजाऊ जमीन मेरे पास कैसे नहीं है? 2 दिन का समय दीजिए मालिक। 2 दिन के अंदर मैं आपको एक पक्की योजना बताता हूँ, फिर देखिएगा चंदन की मायाराम। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर गांव का सबसे भला किसान, जो कि वास्तव में मूर्ख किसान था, अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सीता आ गई। यहाँ पर बैठे ही रहोगे या खेत पर जाकर काम भी करोगे? वैसे भी मूर्खता की वजह से तुम सारा धन उड़ा चुके हो। बचा खुचा एक खेत ही है तुम्हारे पास, तो जाओ जाकर उस पर मेहनत कर लो। यह सुनकर गोपाल क्रोधित हुआ। अरे सीता, तू तो हमेशा मुझसे झगड़ा ही करती रहती है। ये बता, तुझसे किसने कहा कि मेरे पास केवल एक ही खेत बचा है? क्या कहती है तू? इतना कहकर गोपाल उठ पड़ा और अपने घर की पाली हुई बकरी को उठा लिया। ये देख रही है मेरी नंदिनी, अभी भी दूध देती है, हाँ नहीं तो? जल्दी से मेरे नंदिनी को अपनी गोद से धरती पर उतार दो। मैं तुम्हारी मूर्खता का साया भी नंदिनी पर नहीं पड़ने देना चाहती, वरना तुम अपनी मूर्खता की वजह से इसे भी गवा दोगे। यही इस घर में बची है। तभी किसी ने गोपाल का घर का दरवाजा खटखटाया। गोपाल बाहर आया। बाहर गांव की जमुना मौसी खड़ी थी, जो गुस्से से बोली, गोपाल, कहाँ है तेरी बकरी नंदिनी? वो तो अंदर आंगन में खेल रही है ताई। क्या बात है, क्या हो गया? अरे कल उसने मेरी बकरी को इतनी जोर से सींग मारे कि वो बुरी तरह घायल हो गई। मेरी बकरी ने दूध देना बंद कर दिया है। वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अब ये 1 महीने तक दूध नहीं दे पाएगी। अब तू बता, मेरे पति उसका ही दूध पीकर खेत में काम करने जाते थे, अब मैं क्या करूं? बाप रे बाप, ये तो बहुत बुरा हुआ ताई। अब देखो ताई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं नंदिनी को डंडे से पीटूंगा ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। मूर्ख गोपाल, देख, मेरी बकरी 1 माह तक दूध नहीं देगी और ये सब तेरी नंदिनी की वजह से हुआ है। इसलिए नंदिनी को मुझे दे दे 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद जब मेरी बकरी दूध देने लगेगी, तब तू अपनी नंदिनी को ले जाना। गोपाल तुरंत दौड़ता हुआ अंदर गया। सीता, जो दरवाजे पर सारी बातें सुन रही थी, गोपाल को रोकना चाहती थी, लेकिन गोपाल बड़ी ही फुर्ती से नंदिनी को जमुना को दे आया। नंदिनी को लेकर जमुना मौसी चली गई। मूर्ख पति, पिछले जन्म में मेरे भाग फूट गए थे, जो मुझे तुम्हारे जैसा मूर्ख पति मिला। अरे सारा गांव जानता है कि जमुना मौसी की बकरी ब्याई हुई है, और जब बकरियां ब्याती हैं तो वो 1 महीने तक दूध नहीं देती। उन्होंने कितनी आसानी से तुम्हें मूर्ख बनाकर बकरी ले ली। घूम फिरकर एक बकरी ही बची थी, वो भी तुम्हारी मूर्खता की वजह से 1 महीने के लिए चली गई। ये सुनकर गोपाल कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। ए सीता, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है कि जमुना मौसी के घर में दूध की कमी रही हो, और जमुना मौसी की आर्थिक स्थिति वैसे भी तो अच्छी नहीं है ना। अगर उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो मुंह से बकरी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम बन गए। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। गोपाल चुपचाप खेत में जाकर काम करने लगा। तभी वहां मुखिया का नौकर चंदन आया। अरे राम राम गोपाल भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई।
अरे आराम से आराम से। क्या हल को तोड़ डालोगे क्या? बड़े गुस्से में हल चला रहे हो भाई। गोपाल सारी घटना चंदन को बताते हुए बोला। अब तुम ही बताओ चंदन भैया, क्या मैंने बकरी देकर जमुना मौसी को कोई गलत काम किया क्या? बताओ भला। मेरी पत्नी मुझ पर नाराज होती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो मुझ पर गुस्सा करती है। चंदन अंदर ही अंदर गोपाल की ओर देखकर अपने मन में बोला, अरे मूर्ख कहीं का, तेरी पत्नी बड़ी सीधी साधी है, इसीलिए तुझे बुरा भला बोल रही है। अगर कोई टेढ़ी पत्नी होती तो झाड़ू या डंडे से पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर देती बेटा। ओ चंदन भैया, क्या किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा था गोपाल। तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति है ना, और साथ में बहुत भोला भी है। इसीलिए सभी गांव वाले तुझे मूर्ख कहते हैं। हाँ, चल राम राम। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया और जंगल की सीमा पर बैठकर अपने आप से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए जिससे गोपाल की जमीन मुखिया जी की हो जाए। गोपाल को मूर्ख बनाना तो बड़ा आसान काम है, परंतु वो ससुरे की पत्नी सीता, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। अपनी खोपड़ियां दौड़ाएगी वो। तभी अचानक एक गधा वहां आया और चंदन को घूरने लगा। हैं? अरे इधर काय देख रहा है? अरे घूर तो ऐसे रहा है जैसे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये आखिरकार गधा किसका है? कोई आवारा गधा लग रहा है। तभी चंदन के दिमाग में एक योजना आई और वो मुस्कराया। आहा, बन गई योजना। इस आवारे गधे से मैं कुछ धन भी कमाऊंगा और गोपाल की जमीन भी उससे छुनवा लूंगा। इतना कहकर चंदन गधे को सीधे गोपाल के खेत में ले आया। गोपाल हल जोत रहा था। गधे को देखकर गोपाल चौंक जा। अरे चंदन भैया, ये गधा किसका है? ए गोपाल, ध्यान से सुन मेरी बात। ये गधा मुझे एक साधु महाराज ने भेंट किया है। अब साधु महाराज बोल रहे थे कि ये गधा जिसके पास भी जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। गोपाल ये सुनकर खुश हुआ। क्या बात कर रहे हो भैया? अगर ऐसी बात है तो ये गधा मुझको दे दो ना। मेरी किस्मत के सितारे तो वैसे ही गर्दिश में रहते हैं, आपको तो सब पता ही है। हे, दे तो दूं, लेकिन ऐसे कैसे दे दूं? इतना भाग्यशाली गधा मुफ्त में कैसे दे दूंगा? सुन, अगर तेरे पास कुछ दमड़ी हो, कुछ माल जाल का जुगाड़ हो तो फिर बात कर, आगे बात बन जाएगी। गोपाल ने जेब से खंगालकर कुछ मुद्राएं निकाली और कहा, हाँ, ये लो भैया, आज महीने भर का अनाज घर पे भरवाना था, बस यही जेब में पड़ा है। हम विश्वास कर गोपाल, ये गधा तेरी किस्मत वास्तव में बदल देगा। चल भाई, राम राम। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया। गोपाल शाम को गधे को अपने घर पर ले आया। गोपाल खाली हाथ आया था। गोपाल की पत्नी सीता ने पूछा, अरे क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आए? अनाज नहीं लाए? तुम्हें पता है ना, घर पे अनाज खत्म हो गया है। गोपाल सारी घटना बताते हुए बोला, तो बा सीता, मैंने ये गधा खरीद लिया क्योंकि चंदन भैया ने कहा था कि एक साधु ने इस गधे को दिया था। देखना, अब हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। ये सुनकर सीता पूरी तरह से क्रोधित हो गई। अरे मूर्ख, जिस पत्नी की किस्मत में तेरे जैसा मूर्ख पति लिखा हो उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। बुद्धू चंदन ने झूठ बोला और कितनी आसानी से तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठा लिया। आखिर ये कैसे किस्मत बदलेगा? क्या ये कोई चमत्कार करेगा? क्या ये खजाना देगा? गोपाल गहरी सोच में डूबा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। ठीक है, अब इस गधे को देखते रहना और सोचते रहना। एक बकरी थी जो जमुना मौसी को दे दी गई, कुछ धन था, अनाज खरीदने की जगह ये गधा खरीद लिया। तुमसे कोई बात करना ही बेकार है। इतना कहकर सीता पैर पटकती हुई वहां से चली गई। इधर दूसरी ओर चंदन कुछ मुद्राएं दिखाकर मुखिया को सारी घटना बता रहा था। तो बताइए मुखिया जी, मैंने कैसे गोपाल को मूर्ख बनाया? मजा आया ना? अरे धत्तरी की बकवास कर रहा है बेवकूफ कहीं का।
अरे ये काम तो गांव का कोई बच्चा भी कर सकता था। मुझे केवल ये बता, तूने कोई योजना बनाई या नहीं बनाई? अरे मुखिया जी, आप भी पूरी बात सुनते नहीं हैं। भला गधा देने का मकसद गोपाल को क्या था? वही योजना ही तो था। सुनिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, आप कान इधर लाइए। इतना कहकर चंदन ने मुखिया के कान में कुछ कहा। मुखिया खुश हुआ। अरे वाह 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 वाह! अरे कितनी आसानी से तूने इतनी सरल योजना बना दी। वाह! इस योजना से तो मैं गोपाल के खेत पर आसानी से कब्जा कर सकता हूँ। शाबाश शाबाश चंदन। मुखिया की बात सुनकर चंदन मुस्कुराया। समय ऐसे ही बीतता गया। गधा गोपाल के साथ रहने लगा। अब गोपाल रोज गधे पर बैठकर अपने खेत जाता और वापस आता और गधे का खाने पीने का पूरा इंतजाम करता। एक दिन गोपाल और उसकी पत्नी सीता गहरी नींद सो रहे थे और गधा बाहर बंधा हुआ था। तभी चंदन चुपके से आया और गधे को खोल दिया। ये तेरे को मैंने बंधन से आजाद कर दिया। जा रे मेरे गधे जा, आज रात तू गांव में घूम घूम कर ऐश कर, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले, मजे कर, जा। इतना कहकर चंदन ने गधे को वहां से भगा दिया। गधा पूरे गांव में टहलने लगा। सभी गांव वाले जाग गए और गधे को देखकर चौंक गए। कुछ ग्रामीण एक दूसरे से बात करने लगे। अरे भैया, गोपाल तो अपने गधे को हमेशा बांध कर रखता था। अरे ये मूर्ख भूल गया होगा गधे को बांधना। देखना, इसका गधा भी भाग जाएगा, क्योंकि मूर्ख के पास कोई नहीं टिकता। यह सुनकर पहला गांववासी हंस पड़ा। इधर मुखिया अपने खेत में खड़ा था और तभी चंदन वहां आ पहुंचा। हाँ, तो मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि गधे को खोल दिया है, और गांव वालों ने भी गधे को गांव में घूमते हुए भी देख लिया है। अब एक काम करिए, आप इस गधे को खेत में छोड़ दीजिए और अपनी फसल को पूरी तरह से बर्बाद करवा दीजिए, और सुबह आरोप लगा दीजिएगा कि आपकी फसल इस गोपाल के गधे की वजह से बर्बाद हो गई। और फिर बाकी आप तो जानते ही हैं, माहिर खिलाड़ी हैं इस मामले में आप, कि आपको करना क्या है। अब लेकिन मैं क्या करूं? अब मन तो नहीं कर रहा अपनी फसल खराब करवाने का, पर अब उस गोपाल की जमीन भी तो हथियानी है, तो इसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, जा रे गधे जा, हमारी मेहनत को बर्बाद कर जा, फसल खराब कर। चंदन ने मुखिया के 2 गधों को खेत में खुला छोड़ दिया और उन दोनों गधों ने मुखिया के खेत की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। अगली सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसने अपने गधे को गायब देखा। गोपाल तुरंत गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे गधा एक पेड़ के नीचे खड़ा मिला। गोपाल गधे को घर ले आया। तभी मुखिया चंदन को लेकर वहां पहुंचा और गोपाल से गुस्से भरी आवाज में बोला, हे गोपाल, अरे ओ गोपाल, अरे बाहर निकल, तेरे गधे ने मेरी सारी की सारी फसल खराब कर दी। हे गोपाल। ये सुनकर गोपाल चौंक गया। तभी सीता भी वहां आ गई। मुखिया जी, क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? अरे कल रात तेरे गधे को गांव वालों ने आवारा घूमते हुए देखा, और मेरे साथी चंदन ने भी देखा कि तेरा गधा मेरे खेत से निकल रहा है। जब तक मैं पहुंचा खेत नष्ट हो चुका था। अरे भाई, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे तू करेगा, गोपाल करेगा, और कौन करेगा? ये सुनकर सीता की आंखें भर आईं। मुखिया जी, आपका कितना नुकसान हुआ है, बताइए। हम जो दे सकते हैं वही दे देंगे। अरे नुकसान तो इतना हुआ है कि उसकी भरपाई तुम ना कर सकोगी और ना ही तुम्हारा पति। मैं अपनी फसल केशव नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बेचता था, वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत पर। समझी? पूछती हो कितना नुकसान हुआ है? सीता ये सुनकर और भी आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा व्यापारी है जो 10 गुना कीमत देगा? अरे तुम मेरा व्यापारी है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
क्या तुम मुझे मेरी फसल की 10 गुना कीमत दे सकती हो? मुद्दे की बात यह है। पूछती हो मेरा व्यापारी कौन है? सुनो, जो कीमत मेरे फसल की होती है वही कीमत तुम्हारे खेत की है। इसीलिए अब वो खेत तुम मुझे दे दो, समझी? मुखिया जी, अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ तो ठीक है ना, फसल की 10 गुना कीमत दे दे। मैं बात ही नहीं करूंगा तुझसे खेत के बारे में। ला निकाल। सोचा था 10 दिन बाद फसल कटेगी और थोड़ी आमदनी हो जाएगी। अब खेत भी हाथ से चला जाएगा। गांव के अन्य लोग भी मुखिया के साथ खड़े थे। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी। सुनो, मैं मजबूर हूं। सीता गहरी सोच में डूब गई और विनती करते हुए बोली, मुखिया जी, मैं जानती हूं कि आप किसी भी कीमत पर हम पर तरस नहीं खाएंगे, पर हमारे लिए आप इतना तो कर सकते हैं। हमारी जमीन तो हमारे हाथ से जा रही है, लेकिन जो फसल मेरे पति ने मेहनत से उगाई है उसे काटने का हमें मौका दे दीजिए। फसल काटने के बाद जमीन आप ले लीजिएगा। मुखिया कुछ पल सोच में पड़ा रहा। तभी चंदन धीरे से मुखिया से बोला, सौदा बुरा नहीं है मालिक, आपको उसकी उपजाऊ जमीन चाहिए थी, बाकी की फसल तो बाद में भी मिल जाएगी ना। मुखिया मुस्कुराया और बोला, अब अच्छा ठीक है, मैं एक बार तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपनी उगी हुई फसल काटने का मौका दे रहा हूं। मैं इतना भी कठोर दिल नहीं हूं। चलो ठीक है, 15 दिन बाद फसल काट कर वो जमीन मेरी हो जाएगी, ठीक है? चल चंदन, चल, हो गया फैसला। इतना कहकर मुखिया अपने साथी चंदन और गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन गोपाल उदास मन से अपने गधे के साथ खेत में पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग उपहास करते हुए बातें करने लगे। अरे देखो भैया देखो, जमीन तो चली गई लेकिन अभी तक नवाबी नहीं गई। अरे इसी गधे के वजह से, हाँ और नहीं तो क्या। अरे भैया इसी गधे की वजह से ही तो तेरी जमीन तेरे हाथ से निकल गई। हाँ, जा आगे ही देखना, पीछे मत देखना, जा। मगर गोपाल कोई जवाब दिए बिना चुपचाप गधे के साथ खेत में पहुंचा। गोपाल चुपचाप काम करता रहा। कुछ देर बाद वो गधे से बोला, ये बताओ गधे भाई, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी मुखिया के खेत में घुसकर फसल खराब करने की? बताओ भला। तुम्हारी वजह से मेरा थोड़ा सा खेत जो मेरे पास था वो भी मेरे हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी गधा खेत के एक स्थान पर दौड़ता हुआ रुक गया और जमीन खोदने लगा। गोपाल गुस्से से वहां जाकर बोला, अरे तुम ये क्या नौटंकी कर रहा है भाई? तू चुप हो जा, शांत हो जा, चुप। लेकिन गधा जमीन खोदता रहा। गोपाल गधे पर नाराज होते हुए बोला, ओहो, मुझे काम करने दे गधे, वरना पीट पीट कर तुझे गधा बना दूंगा। और गधा तो तू है, पीट पीट के तेरा भरता बना दूंगा मैं, गधा कहीं का। तभी सीता वहां आ पहुंची। उसने देखा कि गधा उसी जगह कुछ खोद रहा था। सीता गोपाल की तरफ देखकर बोली, बुद्धू, लगता है ये हमें कुछ बताना चाह रहा है। गधा जमीन खोदता रहा और थोड़ी देर बाद वहां से एक बक्सा बाहर आ पड़ा। सीता ने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बक्से के अंदर सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात रखे थे। अब समझ में आया, ये गधा हमें इस खजाने के बारे में बता रहा था और तुम उस पर नाराज थे। सीता कुछ देर खजाने को देखती रही और अपने पति से बोली, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, कहीं दूसरे राज्य में जाकर हवेली बनवाएंगे और कोई बड़ा व्यापार करेंगे। गोपाल गहरी सोच में डूब गया। सीता, तुम शायद भूल रही हो कि ये बक्सा मुखिया जी का है, क्योंकि ये खेत मुखिया जी का है ना, और उन्होंने कल कहा था कि ये खेत उन्हीं का है। देखो, उन्होंने हमें एक मौका दिया है हमारी उगी हुई फसल काटने का, इसीलिए इस खजाने पर हमारा नहीं, मुखिया जी का अधिकार है। हमारा अधिकार केवल फसल पर है, नहीं तो बेचारे दयावान मुखिया कहीं बुरा न मान जाएं। सीता क्रोधित हो उठी, पर गोपाल बक्सा उठाकर सीधे मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। सीता उसे रोकने की कोशिश करने लगी। अजी, मेरी बात सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए।
ये खजाना हमें मिला है, ये खजाना मुखिया का नहीं है। लेकिन गोपाल नहीं रुका। गोपाल मुखिया के सामने पहुंचा और बक्सा रखकर सारी घटना बताने लगा। चंदन भी वहां था। वाह 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 वाह, शाबाश गोपाल, शाबाश। तो वास्तव में बहुत ईमानदार है, पर यह मत समझना कि तेरी ईमानदारी देखकर मैं तेरी जमीन पर अपना हक छोड़ दूंगा। वो जमीन मेरी है, मतलब मेरी है, समझा? मुखिया जी, ये सब मैंने लालच में नहीं किया। देखिए, जो आपका है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरा है। फसल मेरी, जमीन आपकी, और जमीन से निकलने वाला खजाना भी आपका। बंदूक भी आपका, संदूक भी आपका। बस जो आपका है मैं आपको वो दे रहा हूं। गोपाल वहां से चला गया। गोपाल के जाते ही चंदन मुखिया से बोला, मुखिया जी, मुखिया जी, मालिक, इतना बड़ा मूर्ख मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। यह तो गधों का भी गधा, मूर्खों का भी मूर्ख, महामूर्ख है। सही कह रहा है चंदन, गोपाल से बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। उसकी जमीन भी मेरे हाथ आ गई, और तो और ये खजाना भी मेरे हाथ आ गया। तभी चंदन खजाने को ध्यान से देखने लगा और चुपके से एक अंगूठी अपनी जेब में रख ली। हम दोनों ने साथ साथ ही काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस खजाने का आधा हिस्सा तो मेरा हुआ ना। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हुआ और एक जोरदार थप्पड़ चंदन के गाल पर जड़ दिया। खजाना बड़ा आया, खजाना चाहिए तुझे, चल दफा हो जा हमसे। खजाने से मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। खजाना मेरा क्योंकि जमीन मेरी, समझा? निकल यहां से, जा, दफा हो जा। चंदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा मुखिया जी, और ये मत भूलिएगा कि गोपाल की जमीन मेरी वजह से आपकी हुई है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसकी वजह से हुई है, और वैसे भी तू मेरा नौकर है, नौकर। मेरे धंधे का साझेदार या रिश्तेदार नहीं है। जो काम करता है उसकी पगार लेता है, तो मुफ्त में काम नहीं करता। चल अब निकल जा यहां से, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बैठे बैठे धनवान बन गया, तू जैसे मैं 10 रख लूंगा। अरे निकल यहां से, जा, निकल। ये कहकर मुखिया ने चंदन को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। चंदन क्रोधित होकर मुखिया के घर से बाहर निकल गया और अपने घर चला आया। गुस्से में वो अपने आप से बोला, इस मुखिया ने पलटी मार दी, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वो अंगूठी निकालकर बहुत गौर से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अरे, ये अंगूठी तो वही है जो मैंने कुछ समय पहले महाराज के पास देखी थी। इसका मतलब ये खजाना पुराना नहीं है, बल्कि चोरी किया हुआ खजाना है। हाँ, मुझे ये खबर तुरंत महाराज को देनी होगी। अगर ये खजाना मेरा नहीं हो सकता तो बेटा मुखिया, अब ये तेरा भी नहीं होगा। अब तू देख चंदन की माया राम। इतना कहकर चंदन तुरंत राज दरबार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद चंदन राज दरबार में खड़ा था। सिंहासन पर राजा महाराजा आदित्य बैठे हुए थे। कौन हो तुम? चंदन ने तुरंत अंगूठी निकालकर राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज जरा इस पर गौर फरमाइए, क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? राजा महाराज आदित्य अंगूठी देखकर चौंक गए। आहा, अरे ये अंगूठी तो हमारी है। ये तो राजकोष के खजाने के साथ चोरी हो गई थी। ये तुम्हारे पास कहां से आई? जल्दी बताओ। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। आपके राजकोष से जो खजाना चोरी हुआ था, वो इस समय मेरे गांव के मुखिया के पास है। विश्वास ना हो तो आप सैनिकों को मेरे गांव भेज दीजिए और तलाशी करवा लीजिए। आपको खजाना वहीं मिल जाएगा महाराज। सैनिकों, जाओ और इसके गांव जाकर मुखिया के घर की तलाशी लो, और यदि राजकोष का खजाना वहां पाया गया तो मुखिया को बंदी बनाकर लाया जाए। सैनिक आदेश पाकर निकल पड़े। कुछ देर बाद सैनिक मुखिया को गिरफ्तार कर लाए। महाराज, मुखिया के घर पर वही बक्सा बरामद हुआ जो राजकोष से चोरी किया गया था। राजा महाराज आदित्य क्रोध से मुखिया की ओर देखते हुए बोला,
क्यों मुखिया, ये बताओ कि ये खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? झूठ तो बोलना मत। मुखिया ने चंदन की ओर देखा। वो समझ गया कि चंदन ने उसकी शिकायत की है। महाराज, ये खजाना मुझे नहीं मिला। ये तो गोपाल के खेत में मिला था। ये गोपाल को मिला था महाराज। राजा महाराज आदित्य क्रोधित हो गया। अच्छा, ये खजाना गोपाल के खेत में मिला और गोपाल ने इसे तुझे क्यों दे दिया? मुखिया नजरें चुराने लगा। राजा सैनिक को आदेश देता है, सैनिकों जाओ और गोपाल को यहाँ लेकर आओ। कुछ देर बाद गोपाल और सीता वहां लाए गए। उनके साथ वो गधा भी आया। हैं? अरे, ये गधा यहाँ क्यों लेकर आए हो? महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन जब मैं दोनों को पकड़कर यहाँ ला रहा था तो ये गधा पीछे पड़ गया और जबरदस्ती साथ आ गया। अच्छा 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 अच्छा, क्यों, खजाना तुम्हारे खेत में मिला था क्या? बोलो। महाराज, ये खजाना रात में मेरे खेत में मिला था, पर अब वो मेरा खेत ही नहीं है। वो खेत तो मुखिया का है, इसलिए मैंने इसे मुखिया के हवाले कर दिया, वरना मैं इसे क्यों देता? मुखिया डर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। ये खजाना गोपाल के खेत से ही निकला है। मैंने अपने साथी चंदन की मदद से बेईमानी करके इसके खेत को अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, मैंने गांव के आधे किसानों की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। महाराज गहरी सोच में डूब गया। ये बात है। ठीक है, अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया। मुखिया ने गोपाल को मूर्ख बनाकर उसके खेत पर कब्जा कर लिया। गोपाल के खेत में ये सोने का बक्सा मिला। अब चूंकि गोपाल मूर्ख था, अपनी मूर्खता की वजह से उसने ये खजाना मुखिया को दे दिया। मुखिया के नौकर ने इसका आधा हिस्सा मांगा, लेकिन मुखिया ने लालच की वजह से इनकार कर दिया। इसी वजह से नौकर ने मुखिया को फंसवाने के लिए मुझसे शिकायत की। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक ये समझ में नहीं आया कि जो खजाना हमारे राजकोष से चोरी हुआ था, भला गोपाल के खेत में कैसे पहुंचा। तभी गधा, जो काफी देर से चुप था, बस अब बहुत हो गया, अब यह रहस्य मुझे खोलना होगा। इतना कहकर गधा आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, गुरुदेव, अब आप प्रकट हो जाइए। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक साधु प्रकट हुआ। राजा महाराज आदित्य साधु को देखकर चौंक गया। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है साधु महाराज? तभी साधु गधे की ओर देखने लगा। अपने असली रूप में आ जाओ, तुम अब श्राप मुक्त हो गए हो। साधु के इतना कहते ही वो गधा रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति को देखकर राजा महाराज आदित्य चौंक गए। अरे, तुम तो वही व्यक्ति हो जिसने हमारी बीमार पत्नी का अपनी शक्ति से इलाज किया था। साधु मुस्कुराते हुए राजा महाराज आदित्य से बोले, हाँ महाराज, ये वही व्यक्ति है, मेरा शिष्य। लेकिन जब ये तुम्हारी पत्नी का इलाज करने के लिए आया तो इसने मेरी दी हुई मंत्र शक्ति से तुम्हारी पत्नी को तो स्वस्थ कर दिया, परंतु अपने लालच को रोक नहीं पाया। जब इसने तुम्हारे राजकोष से खजाना चुराया तो इसने सोने चांदी से भरा बक्सा एक खेत में गाड़ दिया। साधु गहरी सांस लेकर बोले, और फिर जब हमें इसकी करतूत का पता चला तो हमें बहुत क्रोध आया। हमने इससे कहा, तुम्हें इतनी विद्या दी, शक्ति दी, फिर भी तुम अपने मन के लालच को नहीं रोक पाए। और फिर क्रोध में आकर हमने इसे श्राप दे दिया और इसे गधे में परिवर्तित कर दिया। गधा बनने के बाद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और ये रोने लगा। तब हमने इससे कहा, हम ठीक है, तुम तभी श्राप से मुक्त हो सकते हो जब गधे के रूप में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हारे द्वारा चुराया गया खजाना राजा महाराजा आदित्य तक पहुंच जाए। तभी वो व्यक्ति जो साधु का शिष्य था आगे बढ़कर राजा महाराज आदित्य से बोला, जी महाराज, आपके सवाल का जवाब यही है। उस खजाने को मैंने ही गोपाल के खेत में गाड़ा था। लेकिन नियति का खेल देखिए, गधे के रूप में मैं चंदन से मिला। चंदन मुझे उसी खेत के मालिक के पास ले गया जिसमें मैंने खजाना दबाया था।
मुखिया ने गोपाल को मूर्ख बनाकर वो खेत अपने कब्जे में कर लिया। तब मैंने इशारों से गोपाल को समझाने का प्रयास किया कि उस खेत में कुछ छुपा है। मैं जानता था कि अगर ये खजाना गोपाल को मिल गया तो गोपाल इतना सीधा है कि ये मुखिया के हवाले कर ही देगा। राजा महाराज आदित्य ये सुनकर प्रसन्न हो गए। हाँ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा महाराज आदित्य ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, मुखिया और चंदन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। गोपाल की जमीन अब गोपाल की रहेगी। अब खुश गोपाल? तभी सीता हाथ जोड़कर साधु से बोली, साधु महाराज, मेरे पति जरूरत से ज्यादा भोले हैं। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि ये चतुर हो जाएं, इतना चतुर कि कोई इन्हें कभी मूर्ख न बना सके। साधु मुस्कुराए और गोपाल को आशीर्वाद दिया, फिर अपने शिष्य के साथ वहां से चले गए। राजा महाराज आदित्य ने गोपाल को बहुत सारा इनाम और धन दिया। अंधेरी रात का समय था। रामदास अपनी पत्नी से लड़ रहा था। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बेटा नहीं हुआ ना तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये अब क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो उस ऊपर वाले की देन है। देख, मुझे तेरी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए, बेटा। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़की से, नफरत, समझी? अब सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर रामदास वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और विनीता को एक बार फिर बच्चा होने वाला होता है, लेकिन विनीता बहुत घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार फिर मुझे बेटी पैदा हुई तो वो राक्षस तो उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो जरूर करना होगा, पर मैं क्या करूं? शाम होती है। रामदास अपने घर आता है। आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी कुछ नाश्ता तैयार कर देना, समझी? ठीक है जी, बिल्कुल। सुबह होती है और रामदास शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वहीं काम करता है। तभी विनीता को एक बेटी पैदा होती है। हाय, इस बार फिर एक बेटी। अगर इनको पता चल गया तो ये तो मेरी और उसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। विनीता उस बच्ची को एक जंगल में ले जाती है, जहाँ उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। विनीता अपनी बच्ची को रोज दूध पिलाती है और रात को उसे गुफा में छुपाकर सुला देती है। अगली सुबह, अजी, आ गए आप? हाँ, आ गया। जाकर पानी ले आ, बड़े जोरों की प्यास लगी है। जी, अभी लाई। अरे अरे, रुक 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 रुक। क्या बच्चा पैदा हो गया? जी। कहाँ है मेरा बेटा? ला, उसे मुझे दे। जी, वो क्या ये जी वो जी लगा रखा है? बता, मेरा बेटा कहाँ है? जी, बच्चा मरा पैदा हुआ था। हट तेरे की। मेरे माँ बाप ने भी मुझे किसके लेमे में बांध दिया? पहले लड़कियां पैदा करी, अब जो हुआ वो भी मरा पैदा हुआ। अरे जा, निकल जा मेरी नजरों से। विनीता रोती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अब मैं इनके सामने से अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुनिए जी, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी। विनीता लकड़ियों का बहाना करके उस गुफा में चली जाती है और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे खुद से दूर रखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तेरी जान ले लेगा। दूध पीते पीते बच्ची सो जाती है। लगता है सो गई मेरी बेटी। लाडो रानी,
अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। विनीता जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। कितनी देर लगती है तुझे लकड़ियां लाने में, हैं? अब बोबो बोबो बंद कर और जल्दी खाना बना। विनीता खाना बनाती है और अपने पति को खिलाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह। आज फिर से ये रस्सी लेकर कहाँ जाने लगी तू? जी, आज फिर लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ऐसी कैसी लकड़ियां लाती है रे तू? हाँ, रोज रोज खत्म हो जाता है। मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तू कब जाएगी, कब आएगी? हाँ, जल्दी आ जाऊंगी जी। नहीं, घर के पीछे कुछ लकड़ियां रखी हैं, उसे ले आ और खाना पका। जंगल बाद में जाना। अब क्या करूं? अगर मैं लेट गई तो मेरी बच्ची भूख से रोना शुरू कर देगी, और अगर उसका रोना किसी जानवर ने सुन लिया तो क्या होगा? अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी खाना बनाती हूँ जी। इधर बच्ची जाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से कुछ गाय गुजर रही होती है। रुको रुको लाली बहन, अरे क्या हुआ? मंजरी बहन, जरा ध्यान से सुनो, किसी के रोने की आवाज आ रही है। तुम सही कह रही हो मंजरी बहन, ये किसी मनुष्य के बच्चे की आवाज है, लेकिन ये आवाज तो उस गुफा से आ रही है। भला इस गुफा में कोई इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? सभी गाय उस गुफा के अंदर जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, इतनी छोटी बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, ये कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं, इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है। मुझे तो ये बच्ची भूखी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गाय का दूध पीकर बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगती है। अरे वाह, ये तो अब हंसने लगी। कितनी सुंदर बच्ची है ये। बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी कि घर भी चलोगी? समय हो रहा है। पर लाली बहन, मैं इस नन्ही सी बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? अगर कोई जंगली जानवर इस बच्ची को खा गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मजरी बहन, फिर हम कर भी क्या सकते हैं, तुम ही बताओ। क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले चले? ठीक है, ये भी सही है। मंजरी गाय और लाली गाय को उस बच्ची पर दया आ जाती है, जिससे वो गाय उस बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर आती हैं। खाना तो बना दिया, अब मैं जल्दी से जाती हूँ। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। विनीता अपने पति को खाना देकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागती है और उस गुफा में जाती है, लेकिन उसकी बच्ची उसे नहीं मिलती। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? लाडू रानी कहाँ है तू? मेरे बच्चे कहाँ है तू? विनीता फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? पहले मेरे पति मेरी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और अब आज आपने भी मेरे बच्चे की रक्षा नहीं की और उसे कोई जानवर खा गया। विनीता उदास होकर अपने घर आ जाती है। मंजरी बहन, हम इस बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे? मुझे तो डर है कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को हानि न पहुंचा दे। पर बहन, हम करें भी तो क्या, इस बच्चे को अकेले भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम इस जंगल में इस बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं तो सोचो, इसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन बहन, हम कैसे इस बच्ची का ख्याल रख पाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे? लाली बहन देख, अब इस बच्ची का ध्यान हमें ही रखना होगा। अभी तो ये बच्ची छोटी है, इसे हम अपना दूध पिला देंगे और बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो फल फूल इस जंगल में बहुत है, इसे लाकर खिला देंगे। पर अब इसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बहन, तुमने अगर ठान लिया है तो यही सही, हम सब मिलकर इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। समय बीतता है और वो सभी गाय उस बच्ची की एक माँ की तरह देखरेख करने लगी। सभी गाय उसी बच्ची से बहुत प्यार करने लगती है और बारी बारी से उसका ख्याल भी रखने लगती है। गाय जब जंगल घास चरने जाती तो उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ ले जाती। कुछ समय बाद बच्ची बड़ी हो जाती है। वाह, हमारी प्यारी बेटी तो अब बड़ी हो रही है। जी माँ, बेटी अब तुम्हारा हमारे साथ जंगल जाना मुनासिब नहीं है। अब तुम घर पर रहा करो, हम सभी तुम्हारे लिए ताजे ताजे और मीठे फल लाया करेंगे। ठीक है माँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी अब हम चलते हैं घास चरने, तू अंदर की कुंडी लगा लेना। और बेटी, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझी? ठीक है,
मैं अंदर से अच्छे से कुंडी लगा लूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तू अपना ख्याल रख, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए, और आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गाय वहाँ से चली जाती है। बच्ची अपनी माताओं को देखती रहती है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ बच्चे के पास आता है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है। बच्ची उस खेलते पक्षी को ताकने लगती है और खूब हंसती है। तभी उसी रास्ते से एक भेड़िया घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते निकल गया, लेकिन मजाल है एक छोटा सा भी शिकार मिल जाए। अरे भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। बस एक बार कोई शिकार मिल जाए, फिर ऐसा झपट्टा मारूंगा कि सीधा मेरे पेट के अंदर। अरे ये तो किसी की हंसने की आवाज लग रही है। आगे जाकर देखता हूँ। भेड़िया आगे जाकर पेड़ के पीछे छुप कर देखता है। अरे दादा, ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्ची है। अरे यहाँ कैसे? अरे मुझे इससे क्या, मुझे तो इसका गोश्त खाने से मतलब। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो इसी कोमल कोमल शरीर वाली बच्ची को खाऊंगा। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो भेड़िया उस बच्ची के जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है, वहाँ बैठा हुआ पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस भेड़िए को परेशान करने लगता है। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। ए, भागो यहाँ से। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ? अगर तुम लोग मेरे और मेरे शिकार के बीच आए ना, तो तुम लोगों को भी खा जाऊंगा। भेड़िए की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है, अरे मेरा शिकार कहाँ गया? अरे इन पक्षियों की वजह से मेरा शिकार भाग गया। लगता है वो बच्ची इस गुफा के अंदर चली गई है। पर ये गुफा तो मंजरी गाय और उसके साथी गायों की है। भेड़िया गुफा के पास जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बेटी, दरवाजा खोलो। अरे बेटी आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराऊंगा। हम मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी पीठ की सवारी कराऊंगा। आजा मेरी लाडो रानी, आजा। बेटी, तुम इस भेड़िए की बातों में मत आना। ये बड़ा ही दुष्ट है, तुम्हें मार कर खाना चाहता है। दुष्ट? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पंगा ले? पहले खुद को देख तो ले ठीक से, फिर बात करना मुझसे। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक रुक रुक, अभी तेरी खैर नहीं। भेड़िया पक्षी के पीछे भागता है। पक्षी भी उस भेड़िए से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो भेड़िया उसे पकड़कर खा लेता है। बड़ा शातिर बन रहा था, मजा आ गया इसको खाकर। चलो कुछ आराम तो मिला मेरे इस खाली पेट को। भेड़िया जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरा उस गुफा पर जाना ठीक नहीं है। मंजरी और उसकी सारी साथी गायें जंगल से लौटती होंगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे सभी मुझे जान से मार देंगी। एक काम करता हूँ, कल सुबह आऊंगा, जब फिर से ये सारी गायें जंगल को चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सारी गाय अपने घर को आती है। मंजरी बहन, वो देखो जरा, वो तो उसी भेड़िए के पैरों के निशान हैं जिसे हमने मार कर भगाया था। हाँ बहन, ये दुष्ट सुधरने वाला नहीं है। कहीं मेरी बच्ची। अरे अरे रो मत बहन, हमारी बेटी अच्छी होगी। चलो चलकर देखते हैं। सभी गायें भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है। बेटी, मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। ओह मेरी प्यारी माँ, वो भेड़िया आज तो मुझे खा ही जाता। हाय मेरी बच्ची, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ, उस भेड़िए ने आज मुझे बड़ा परेशान किया। वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बेटी, तूने अच्छा किया, दरवाजा नहीं खोला। उस भेड़िए को लगता है अभी तक अकल ठिकाने नहीं लगी। उसे अच्छे से मजा चखाना होगा। अब क्या करें बहन, वो भेड़िया आज आया है तो कल भी जरूर से आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा लाली, वरना वो भेड़िया हमारी बेटी को हानि पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है,
उसके पास रहना चाहिए। सारी गायें उस बच्चे के आसपास बांट जाती हैं और उस बच्चे को बहुत दुलार प्यार करती हैं। माँ, आप कल मुझे छोड़कर मत जाना, कहीं वो भेड़िया फिर से आया तो? नहीं बेटी, अब मैं अपनी फूल सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारी गायें उस बच्ची को बहुत प्यार करती हैं, जिससे वो जल्द ही आराम से सो जाती है। और सारी गायें भी अगली सुबह, बहन, आज हम उस भेड़िए की अकल ठिकाने लगाते हैं। पर हम करेंगे क्या बहन? लाली, आज हम जंगल नहीं जाएंगे, आज हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। सारी गायें उसी गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाती हैं। तभी वो भेड़िया सुबह सुबह उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। बेटी, कहाँ हो तुम? अरे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत, चलो दरवाजा खोलो। अरे, नहीं खोलेगी तो ठीक है, मैं ही खोल लेता हूँ। भेड़िया बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ। भेड़िया गुस्से में उस दरवाजे को अपने दांतों से तोड़ देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे, कहाँ गई वो बच्ची? दिख नहीं रही है। ओ, मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। हाँ, अब छुप छुपाई का खेल मत करो और मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची? तुम देखो, मुझे देखो, ज्यादा मत सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। बड़ी जल्दी है तुझे अपनी दुर्दशा बनवाने की। अरे, तुम सभी जंगल घास चरने नहीं गई क्या आज? हमने सोचा आज तेरे साथ कुछ वक्त बिता ले। तू आने वाला था ना? कल भी तूने मेरी बच्ची को परेशान किया, आज तो तेरी मैं चटनी ही बना दूंगी। बहुत शौक है ना तुझे बार बार यहाँ मेरी गुफा में आने का? गाय बहन, लगता है मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे माफ करना। तू फिक्र मत कर, अब के बाद तू कभी कोई गलती करने लायक नहीं रह जाएगा। क्या मतलब बहन? सारी की सारी गाय उस भेड़िया पर टूट पड़ती है और उसे अपने सींगों से मार मार कर घायल कर देती है। अगली सुबह माँ, आज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेते चलना, वो भेड़िया फिर आ गया तो। बेटी, कल देखा ना उसकी हमने क्या हालत की थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वैसे अब वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी मुझे आप सबके साथ चलना है। ठीक है, चलो। बच्ची उन सभी गायों के साथ जंगल की ओर जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो उस जंगल में बेफिक्र रहती। जंगल के पक्षियों से उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ वो सारा दिन बात करती, झरने में स्नान करती और सारे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती और अपनी सभी माँओं से बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, लड़की एक पत्थर पर बैठी बैठी पक्षियों से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ से एक सुंदर राजकुमार गुजरता है। तभी उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की और इस घने जंगल में, ये कौन हो सकती है? ये मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। राजकुमार जैसे ही उस लड़की के पास आता है, लड़की राजकुमार को देखकर अपनी गुफा के अंदर घुस जाती है। अरे सुनो तो, ये क्या? ये लड़की तो मुझे देखकर भाग गई। ठीक से बात क्या करेगी? राजकुमार अपने महल आ जाता है और उसी लड़की की यादों में खोया रहता है। वो ना ठीक से खाना खाता और ना किसी से बात करता। बेटे, कुछ दिनों से तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। ना ठीक से खाना खा रहे हो और ना किसी से ठीक से बात कर रहे हो। क्या हुआ है बेटे तुम्हें? राजकुमार सारी बातें अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैंने जब से उस लड़की को देखा है, मैं मोहित हो गया हूँ, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात है। मैं अभी सैनिकों को उस जंगल में भेजता हूँ। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्र, सैनिकों, जाओ और उस जंगल में जहाँ पर भी वो लड़की है, उसे खोजकर हमारे महल में ले आओ।
राजा का आदेश सुन सैनिक उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और गुफा के पास पहुंचते हैं। लगता है ये वही गुफा है। इसी गुफा की बात राजकुमार कर रहे थे। चलो इसके अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सुनो लड़की, तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। हमारे राजा जी का आदेश है। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। सैनिक उस लड़की को बंदी बनाकर राजमहल में राजा जी के पास लाते हैं। बेटी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। राजा उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछता है। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अरे महाराज, आप भी ना सवालों की बौछार किए पड़े हैं। ऐसे तो वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगी। रानी दिल की बहुत अच्छी थी। वो उस लड़की से अच्छी और प्यार से बातें करती है, उसे बहुत प्यार करती है, जिससे वो लड़की उस परिवार में अच्छे से घुल मिल गई। कुछ दिन बाद, बेटी, अब तो तुम यहाँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानने लगी हो, तो क्या तुम मेरी बहू बनने को तैयार हो? क्या मेरे पुत्र से विवाह करोगी? महारानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। राजा और रानी मिलकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देते हैं। कुछ दिन तो सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़की फूट फूट कर रोती है। राजकुमारी, क्या दुख है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं राजकुमार, मुझे आज मेरी सभी माँओं की बहुत याद आ रही है। माताएं? राजकुमारी जी, आपकी माताएं कितनी हैं? लड़की राजकुमार को सारी बातें बताती है। अरे वाह, तुम्हारी इतनी सारी माताएं हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं आज ही तुम्हारी सभी माताओं से मिलवाने ले चलूंगा। राजकुमार राजकुमारी को जंगल की ओर ले चल पड़ते हैं। राजकुमार और राजकुमारी देखते हैं जहाँ बहुत सारी गाय घास चर रही होती है। माँ देखो, मैं आ गई। माँ, बेटी तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कितना याद किया बेटी। मंजरी गाय ऐसे खाओ कूट कर रोने लगती है, जिसे रोता देख लड़की अपने गले से लगा लेती है। ओहो, मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिना बताए आपसे दूर चली गई। बेटी, ये तेरे साथ में कौन है? ओह, मैं तो भूल ही गई। माँ, ये राजकुमार हैं और इन्होंने मुझसे विवाह किया है। राजकुमार, ये सभी मेरी माताएं हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला है। बेटी, आज मैं चिंता मुक्त हो गई। बेटी, आज मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने विवाह करके। अब मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी बेटी। अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बच्ची के साथ है। ऐसा कह लड़की वहाँ से अपने पति के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ड्रामा कहानियाँ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।